देखिए आज हम मैकेनिक्स का अपना नया लेक्चर लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले जो ये वर्ड आया है डायनेमिक्स, ठीक, ये क्या है सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे, फिर अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो देखिए मैकेनिक्स जो बात करती है वो तीन चीज़ों के बारे में बात करती है। ठीक है, मैकेनिक्स को हमने तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली है हमारे पास काइनेमैटिक्स, ठीक, दूसरी है हमारे पास डायनेमिक्स और तीसरी है हमारे पास स्टैटिक। ठीक है, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम आगे अपना टॉपिक पर चलेंगे। तो देखिए काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक, इन तीनों का मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, थोड़ा इधर बनाते हैं। ये हमारे पास एक कार है, ठीक, ये इस रोड पर जा रही है। ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचने में इसको टी टाइम लगता है। यहाँ पर टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर टी इक्वल्स टू टी। ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से जा रही है। शुरुआत में जो इसका वेग है, वेलोसिटी है, वो कितनी है, यू है। ठीक, जब यहाँ तक पहुँचती है ये कार तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से a से लेकर b तक इसने जो डिस्टेंस कवर की उसको हमने क्या बोल दिया, s बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो 4 पैरामीटर हैं हमारे पास मोशन के। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम कितना लगा, और एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन इसका क्या है। ठीक है, ये 4 पैरामीटर हमारे पास हो गए। ठीक, कौन कौन से, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये चारों पैरामीटर इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कार के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है। काइनेमैटिक्स में केवल हम मैकेनिक्स के उस भाग की स्टडी करते हैं जिसमें हमें केवल मोशन के बारे में जानना होता है, हमें उसके कॉज के बारे में नहीं जानना होता है। मतलब उसके पैरामीटर्स के बारे में जानना होता है कि कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक, कितना उसके पास एक्सेलरेशन है, कितने एक्सेलरेशन से वो जा रहा है, अगर इस एक्सेलरेशन से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम, ये बिल्डिंग है मान लीजिए, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, ये एक बॉल नीचे फेंकता है, तो ये बॉल बिल्डिंग से कितनी देर में नीचे आ जाएगी, किस वेलोसिटी से आएगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मोशन के हम पैरामीटर की स्टडी कर रहे हैं विदाउट एनी कॉज, हम नहीं जानना चाहते कि मोशन क्यों हो रहा है। ठीक, हम केवल जानना चाहते हैं उसके पैरामीटर्स के बारे में। तो ऐसी स्टडी को हम किस में करते हैं, काइनेमैटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो मोशन की तो स्टडी करेंगे विदाउट एनी कॉज। ठीक है, मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन हमें कॉज नहीं जानना है कि ये कार चल क्यों रही है। ठीक, अब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। जब हम डायनेमिक्स में पहुंचते हैं तो डायनेमिक्स में देखो कहानी क्या होती है। हम डायनेमिक्स में जानना चाहते हैं कि हमारा मोशन हो क्यों रहा है। ठीक, ये कार चल क्यों रही है। ऑब्वियस सी बात है, इस कार पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये गाड़ी चल रही है, बिना फोर्स के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही बात करता है कि अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रखी रहेगी। अगर ये कार खड़ी होगी तो ये खड़ी ही रहेगी आजीवन, अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। और फोर्स कौन लगाएगा, इसका इंजन लगाएगा। मतलब इसका इंजन कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया। अगर ये रेस्ट में होगी तो मोशन में आ गई, और वेलोसिटी अगर किसी वेलोसिटी से जा रही है तो वो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। किस कारण से, इस फोर्स के कारण से। तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज। अब देखिए स्टैटिक की कहानी क्या है। स्टैटिक में क्या काम होता है। स्टैटिक मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम
ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब उन पर फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे होंगे, बट वो होंगे कैसे, स्टैटिक स्टेट में होंगे। जैसे किसी बिल्डिंग का खड़ा रहना, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये ज़मीन पर खड़ी हुई है, बहुत फोर्सेस लग रहे हैं इस बिल्डिंग में, बट ये खड़ी हुई है, ठीक, स्टैटिक स्टेट में है, ठीक है। इस बिल्डिंग की छत, ठीक, वो किस स्टेट में, स्टैटिक स्टेट में, कहीं चल के तो नहीं जा रही है। चारपाई आपकी, बेड आपका, जो ये बेड होता है, ठीक है, ये जो बेड है, बेड भी एक स्टैटिक स्टेट में पड़ा होता है। तो अगर इसके बारे में स्टडी करेंगे, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये सब किस चीज़ में हम पढ़ते हैं, स्टैटिक में। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है और स्टैटिक्स क्या है, ठीक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक पे आ जाते हैं फटाक से अपने। ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं, आपको पता होंगी, क्लास 11th में आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। पार्टिकल की डायनेमिक्स देखेंगे जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म फोर्स फील्ड है। देखो, फील्ड तो कोई सा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर ये दोनों यूनिफॉर्म फील्ड है तो इन फील्ड से जो फोर्स पैदा होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक। यहाँ पर ये फील्ड फोर्स कैसा पैदा करता है, mg, ठीक है। g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है वो F बराबर क्या होता है, q इंटू ई, ठीक है। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, और Q क्या है, चार्ज, आवेश, ठीक। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स फील्ड नहीं है, तो इनसे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्म। अगर फोर्स यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फोर्स हैं, तो मतलब क्या होगा, ये एक्सेलरेशन जो पैदा करेंगे वो कैसा एक्सेलरेशन पैदा करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म फोर्स कैसा, यूनिफॉर्म फील्ड क्या पैदा करता है, यूनिफॉर्म फोर्स पैदा करता है, और यूनिफॉर्म फोर्स क्या पैदा करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स क्या पैदा कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग। मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो अब चर्चा करते हैं न्यूटन का जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, और उस लॉ से हम क्या करेंगे, अपने तीनों मोशन की इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, ठीक। यही हमें करना है इसमें, डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, और कुछ नहीं करना है हमें। मोशन की तीनों इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। तो देखिए, हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर लिया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू m इंटू ए, और a हमारे पास क्या होता है, dv ओवर dt, और a क्या होगा, dr ओवर dt। देखिए, इस फिगर को याद रखना, हमारे पास एक पार्टिकल है जो a से चलकर आ रहा है b तक, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r0 है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है, ठीक। अगर नेट हमें जानना है ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया है, तो याद रखना s वेक्टर क्या होगा, r माइनस r0 वेक्टर, ठीक है, ये s वेक्टर होगा। और अगर r0 अगर ये पार्टिकल ओरिजिन पर है, ठीक है, अगर r0 वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर ये पार्टिकल ओरिजिन से मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए O से मूव कर रहा है, तो r0 तो 0 हो जाएगा, r0 0 हो जाएगा, तो s वेक्टर हमारे पास क्या बचेगा, r वेक्टर बचेगा।
इस चीज़ को आप याद रखना क्योंकि ये यूज़ होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या है, डी वी ओवर डी टी, और ए इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक। इस इक्वेशन से देखिए डी वी इक्वल्स टू क्या है, ए डी टी, ठीक। इंटीग्रेट कर दिया, इसको वेलोसिटी के टर्म्स में, इसको टाइम के टर्म्स में, तो ये क्या आ गया, v इक्वल्स टू ए टी प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हमने क्या, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। भाई इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो v आ गया, ठीक। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया इंटीग्रेट तो t आ गया, ठीक है। इफ़ अब देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हमको वैल्यू नहीं पता, 11th क्लास में आप लोगों ने लिमिट लगा दी होंगी कि हाँ u से v और 0 से t, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर लिमिट्स नहीं लगाएंगे, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ छोड़िए एट t इक्वल्स टू 0, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, ये, और t इक्वल्स टू टी पर पार्टिकल कहाँ गया, ये इधर चलता हुआ आ रहा पार्टिकल, ठीक है। ये इसकी ट्रैजेक्टरी है। इस पार्टिकल को हम ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, पार्टिकल घूमता हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही होगा, ए बी मतलब r माइनस आर नोट वैक्टर, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं, और b पोजीशन पे जब पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी क्या लेते हैं, v लेते हैं, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 0 जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u, ठीक। तो यहाँ रख दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू u, ठीक। तो v की जगह u डालियो, a इंटू 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AT प्लस u, v इक्वल्स टू u प्लस AT। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अभी हमको 2 इक्वेशन और डराइव करनी है, ठीक, डायनेमिक्स की। इसको छाप लीजिए, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली तो आ गई v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, a इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, dv ओवर dt, ये था, और v इक्वल्स टू क्या था, dr ओवर dt। ये 2 इक्वेशन तो याद ही रखिए, इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को उठाते हैं, तो dr इक्वल्स टू क्या आ गया, v dt, ठीक। तो dr इक्वल्स टू v क्या है, u प्लस AT, u प्लस AT dt, ठीक। इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt AT dt। देखो इधर टाइम के रिस्पेक्ट में और इधर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, r आ गया, r इक्वल्स टू यू टी प्लस t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हाफ AT स्क्वायर प्लस C2, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर से वही कहानी, एट t इक्वल्स टू 0, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, r इक्वल्स टू क्या है, r नॉट है, एंड v इक्वल्स टू क्या है, u है। ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए एट t इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू क्या है, r नॉट है हमारे पास, r इक्वल्स टू r नॉट आ गया, और v इक्वल्स टू क्या आ गया, u है यहाँ पर, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या है, ये r नॉट है, इक्वल्स टू u इंटू टी की जगह क्या रखोगे, 0 रखेंगे, प्लस हाफ a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस C2। तो फाइनली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हटा रहे हैं, नोट कर लो, r नॉट इक्वल्स टू C2 r नॉट आ गया। इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ वैल्यू उठा के डालते हैं, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस r नॉट। इसको इधर लेकर आए,
तो क्या आ जाएगा आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आर माइनस आर नॉट को हम क्या लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारी, ठीक है। ये क्या आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया। अब हमको कौन से डेराइव करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड, ठीक है। अच्छा उठाते हैं इसको, ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। देखिए ध्यान से जब आपको डेराइव करनी है तो कौन सा इन दोनों में से उठाना है वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दो सिचुएशन में हम ये उठाते हैं, एक सिचुएशन में ये उठाते हैं। फर्स्ट के लिए और लास्ट के लिए हम इसको उठाते हैं, और केवल सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए इसको उठाते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी, तो ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी इंटू डी आर ओवर डी आर। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो डी वी ओवर डी आर ले आए और डी आर ओवर डी टी, ठीक। अच्छा डी आर ओवर डी टी क्या है, वेलोसिटी वी है। ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी आर इंटू वी। ये क्या आ गया, ए डी आर इक्वल्स टू डी वी वी डी वी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई कहानी। फिर दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक। इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ए आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 3, ठीक। फिर से हमारे पास क्या गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, फिर से हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो एट टी इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू यू, ठीक है। तो ए आर इक्वल्स टू, देखिए वी स्क्वायर अपॉन 2, इसकी जगह क्या डालेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 3, ठीक है। अब देखिए एट टी इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू यू और s इक्वल्स टू 0। देखिए पोजीशन भी इसकी क्या होगी, 0 होगी। ज़रा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर मैंने r लिया है, ठीक है, बट आपको r की जगह आपको s लेना है। थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी, कारण क्या है, ये पोजीशन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर r। आप इस r से कंफ्यूज ना हो जाएं, इस r और इस r में यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक। अब इनिशियली हमने क्या बोल दिया इसकी पोजीशन को कि s बराबर कहाँ पर है, 0 पर है, या फिर r बराबर हमने कहाँ बोल दिया, r बराबर 0 पर है। इनिशियली वो कहीं से चला नहीं है, इनिशियली अपनी उसी लोकेशन पे है, 0 पर है, r इक्वल्स टू 0 पर है। तो ए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ r इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 3। तो सी 3 क्या आ जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें तुरंत ही, ठीक। जैसी वैल्यू पुट की हमने तो हमारे पास क्या आ गया, ए आर, या फिर आर की जगह हम एस लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ए एस इक्वल्स टू, अच्छा वी स्क्वायर अपॉन 2, अब देखिए यू स्क्वायर प्लस सी 3 की वैल्यू डालेंगे माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा इससे कंफ्यूज ना हो जाना। ये आर को मैंने एक एस कैसे लिख दिया, मैं शुरू से ही उसको एस लेना चाहिए था। शुरू से एस कैसे, ए इक्वल्स टू क्या था, डी वी ओवर डी टी था, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी इंटू डी एस डिवाइड बाई एस। इसको ऐसे लिख सकते थे, ए डी वी ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी, ठीक है। अब आराम से आप लिख सकते हो ए डी एस इक्वल्स टू डी वी डॉट वी, ठीक है। तो ये था, इसको इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेट करके हमारे पास कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया C3 और उसकी वैल्यू रख दी। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2,
ठीक है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो देखिए कहानी क्लियर है, तीनों इक्वेशन निकाल ली हमने मोशन की। ठीक, अगर हम इनको वेक्टरली लिखना चाहें तो वेक्टरली किस तरीके से लिखेंगे, देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इनको वेक्टरली लिखना चाहें तो देखिए x, y और z, ये x, ये y और ये z, तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और वी जेड इक्वल्स टू यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी। ठीक है, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे एस जेड इक्वल्स टू यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। सेम ये वी स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर एक्स प्लस 2ax एस एक्स। ठीक, वी वाई स्क्वायर वाई डायरेक्शन में इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, एंड वी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यू जेड स्क्वायर प्लस 2az एस जेड। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली। ठीक, इसको वेक्टरली लिख सकते हैं। अच्छा, v क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, u क्या होगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, एंड a क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, इसको इस तरीके से हम वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर हम फ्री फॉल के केस की बात करें तो देखिए, अगर हम फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है तो ग्रेविटी अपोज में होगी, ये अपोज ग्रेविटी, और ये सपोर्ट ग्रेविटी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि नीचे से एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर केस क्या है, ऊपर से कोई बॉल छोड़ी जा रही है नीचे। ठीक, तो दोनों ही केस में इक्वेशन क्या होंगी, देखो इसके केस में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन को कैसे डिनोट करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस, देखो ग्रेविटी अपोज में है तो a की जगह माइनस जी आ जाएगा t, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस का g डाल दो, कहानी खत्म। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर, और वो भी माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। यहाँ सपोर्ट में ग्रेविटी तो बस a की जगह प्लस g डालना है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड यू स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो ये था हमारा डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए, इस पर हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम इस पर प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, फिर देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थैंक यू।